कि श्रोता सब ध्यान लगा लेना, यह मौर्य वंश की गाथा। श्रोता सब ध्यान लगा लेना, यह चंद्रगुप्त की गाथा। आज का प्रसंग सुनाए, आज का प्रसंग सुनाए, इतिहास के सच्ची। चंद्रगुप्त बनवान हुए और सुपता लहरा। एक चंद्रगुप्त बनवान हुए, सुपता की ताकत को मानो, की ताकत को दुश्मन की। अरे सूर्य उदय से अस्त तक, श्रोता बनो जहां से सूर्य उदय होता था और जहां सूर्य अस्त होता था, वहां तक उनका राज्य था, उनके राज्य का विस्तार। अरे सूर्य उदय से अस्त तक महाराज शासन करते, दुनिया से वीर बहादुर सब, दुनिया के वीर बहादुर वो की ताकत से। यूनान के वीरों सिकंदर को, एक बहुत बड़ा वीर राजा हुआ सिकंदर, जिसने सपना देखा था कि मैं विश्व पर विजय प्राप्त करूंगा, लेकिन महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने उस सिकंदर को भी परास्त कर दिया। यूनान के वीरों सिकंदर को जाकर के पल में भगाया था और उसके सेनापति दुर्योधन, उनके सेनापति की बेटी संग अपना। आइए श्रोता बंधु, कैसे महाराज चंद्रगुप्त मौर्य कि अरे चंद्रगुप्त भूपाल प्रजा खुशहाल सुनो मेरे भाई, और उनके राज की सारी प्रजा। खुशहाल सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। अरे उनके राज
कि प्रजा सुख में जीवन रहे बिताई। ऐसे मोर वंश के वीर की चर्चा जग में आई। जग में छाई है कि चर्चा जग में छाई। जग में छाई है कि चर्चा जग में अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं और अपने सेनापति अर्थात जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, जब सिकंदर को उन्होंने पराजित किया तो उनके सेनापति ने अब उनकी अधीनता स्वीकार करके अपनी बेटी हेलेन के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया। लेकिन महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को अपने राज्य में भी सेनापति का पद दिया है। आज महाराज बैठे हुए हैं और दरबार में सेनापति का प्रस्थान होता है। किस प्रकार से महाराज ने जो ही सेनापति को आते देखा है तुरंत समाचार पूछने लगे, कहने लगे महाराज कि जय जयकार हो, जय और मंगल हो, महाराज हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। कहो सेनापति, हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है? अरे महाराज, आपकी राज में महाराज कोई दुख नहीं है। आज सेनापति ने कहा महाराज आपका राज्य चैनो अमन की सभी लोग जिंदगी निर्वाह कर रहे हैं, किसी प्रकार का किसी को कोई दुख नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। आज कहने लगे चंद्रगुप्त मौर्य जी बैठिए सेनापति, और बैठ करके बातें करते हैं। और क्या बोले हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी सेनापति से, सुनो कि अरे बोले सेनापति से बात, सेनापति जी बोलिए महाराज, हमारी बात और एक कह राजा तब बचन उठा सेनापति, बोले हैं बचन सुना महाराज
सेनापति से, अरे सेनापति, बोलिए महाराज। हमने सोच लिया है कि जब से मैंने सिकंदर को पराजित किया है, आप मेरे राज्य में रह रहे हैं, आपको तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अरे महाराज, तुम्हारे राज में महाराज हमें तो कोई दुख नहीं है। सेनापति कहने लगा, महाराज हाँ, सिकंदर के राज्य में सिकंदर के साथ में जब तक हम रहते थे वहां तो कोई ना कोई दुख घटना घटित हो जाती थी, लेकिन मुझे आपके राज्य में किसी प्रकार का किसी को दुख नजर नहीं आता। ऐसा लगता है चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। और क्या बोला है सेनापति महाराज? हाँ सेनापति जी बोलो। कि महाराज तुम्हारी ताकत का, कि महाराज तुम्हारी ताकत का जयकार चहूत से होता है। महाराज आपके शासन जयकार चहूत से और सेनापति जी बोलो। सब खुशी खुशी से जीते, सब हंसी खुशी से रहते, ना कोई भी गम से। बोलो सेनापति जी। दुनिया के वीर बहादुर सब तुमने तलवार से जीते। ये तो बात तुम्हारी सही है। दुनिया के सारे राजमहल तलवार से तुमने जीते। तुम्हारे राज्य में इस राज्य में भेड़ और बकरी, झगड़े की तो बात छोड़ो महाराज, आपके राज्य में इस राज्य में भेड़ और बकरी चल एक हाथ पर। महाराज चारों तरफ आपका जय जयकार हो रहा है। कहो महाराज हमारे लिए क्या सेवा? आज चंद्रगुप्त मौर्य कहने लगे सेनापति, बोले बस महाराज। इसी प्रकार से चलता रहे, मैं प्रसन्न रहूं और मेरी प्रजा प्रसन्न रहे, इससे और अच्छा क्या होगा? आज सेनापति से महाराज चंद्रगुप्त कहते हैं, ठीक है सेनापति, बोले महाराज। चलो हम चलते हैं और राज दरबार समाप्त किया जाए, राज दरबार समाप्त किया जाए। आज महाराज चले जाते हैं। श्रोता बंधु, इधर क्या होता है, किस प्रकार से उनके राज्य में लोग रहते हैं। उसी गांव में दो किसान रहते थे, उसी गांव में दो किसान रहते थे। किस प्रकार के? दोनों गरीब परिवार के थे। एक किसान का नाम है महेश और एक किसान का नाम है नरेश। महेश और नरेश नाम के दो किसान रहा करते हैं। महेश जो है उसके एक लड़का है और उसकी पत्नी, 3 लोग परिवार में है। नरेश जो है
उसके बूढ़े माता पिता वो और उसकी पत्नी और एक सुंदर बेटी है। वो गरीब है, दूसरों के खेतों को ठेके पर और बटाई रूप में लेता रहता है, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक दिन की बात है, महेश जो है अपना खेत जो है ठेके पर देना चाहता है, पटौते पे देना चाहता है और सोचता है कि किस प्रकार से मेरा खेत कोई ठेके पर अगर ले ले तो कितना अच्छा होगा। और वो सोच ही रहा है, लोगों से वार्तालाप करता, बातचीत करता है। ये बात नरेश को पता चलती है, तो नरेश जो है उस महेश के पास आता है और किस प्रकार से आता है कि सुन करके बात खेती और महेश के भिंग में आता है और आकर के उसके द्वारे पर भैया मेरे शीश झुकाता है। कहने लगा, महेश आओ भैया, आओ इधर बैठ जाओ, आओ। देखा महेश ने जो ही है और पास बुलाकर बैठा और बोलो किस लिए तुम आए हो इस तरह महेश कहने लगा, भैया बोलो भैया, बोलो क्या सेवा आपकी करें, आप किस लिए हमारे यहाँ आए, कौन सी जरूरत, बोलो भैया सेवा की कौन बात है भैया। देखिए हमने कानों कान सुना है, गांव के कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि अपना आप खेत ठेके से देना चाह रहे हैं। महेश कहने लगा, हाँ भैया वो तो बात सही सुनी, हम ठेके पे तो देना चाहते हैं, बोलो अगर आप है लेने वाला कोई। हाँ भैया, वो अगर आपकी दया हो जाए भैया तो खेती अगर हमको मिल जाए तो हमारा परिवार भी जीवन यापन कर सकता है, हमारा भी कुछ दुख दूर हो जाएगा। अरे भैया इससे बढ़िया क्या, हमको तो देना ही है, वो किसी को दे, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है भैया, आप हमको अपना खेत दे दीजिए और जो फसल होगी धान या गेहूं की साल में 1 क्विंटल आपको हम देते रहेंगे भैया। आज जो ही नरेश ने ऐसा कहा तो मैं कहने लगा, नहीं भैया गेहूं के समय आपको 2 क्विंटल गेहूं और धान के समय 2 क्विंटल धान आपको देने होंगे। और धान गेहूं की तो बात नहीं है, आपके खेत में जो भी फसल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, अरहर हो, चना हो, कोई भी खेती करो, जिस प्रकार से आप खेती करेंगे, जिस फसल को आप बोएंगे उसी फसल का 2 क्विंटल अनाज हमको चाहिए। ठीक है भैया, और शर्त हमारी ये है कि जब तक आप चाहे तब तक उसमें बुआई कर सकते हैं, जितना आप पैदा करें, जो कुछ उस खेत से आपको प्राप्त होगा वो सब आपका। और
6 महीने में 2 कुंटल अनाज हमको चाहिए, अर्थात 1 वर्ष में 4 कुंटल अनाज हमको देना पड़ेगा। ठीक है भैया, हमको आपकी शर्त मंजूर है भैया, क्योंकि आज अगर मेरे पास भी खेती होती या जमीन होती तो आज आपके पास नहीं आना पड़ता भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए, खुशी से जाइए और समझिए कि हमारा खेत जो है आज से तुम्हारा हो गया। इतना कहकर के नरेश और महेश ये दोनों किसानों की बातें तय हो जाती है। श्रोता बंधु, अब कहानी आगे बढ़ती है किस प्रकार से नरेश और महेश जो है खेत का समझौता हो गया। आज नरेश बड़ा प्रसन्न होता है, अपने घर जाता है, अपने पत्नी से बताता है कि आज मैंने 5 बीघे खेत और लिया है। महेश नाम का एक किसान हमारे गांव में जो रहता है उसी का खेत है, उसकी पत्नी भी खुशी होती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। श्रोता बंधुओं, किस प्रकार से कि खेती में मेहनत कर करके जो भी वो फसल उगाता, तो कुंडल जाके महेश, तो कुंडल जाके महेश घर, वहाँ खुशी खुशी पहुंचा। इस तरह पूरा गांव शहर उस तरह का आदत करता था। वो जब भी किसी से मिलता था, वो जब भी किसी से मिलता था और प्रेम से शीश झुकाता। जो किसान है हर वर्ष उसमें फसल बोता, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक बार की बात है, वो उसी महेश के खेती में खेती करने के लिए खेत की गुड़ाई कर रहा है, खेत की मिट्टी की पलटाई कर रहा है। और क्या होता है कि अरे खेती में खेती कर लो, मन ही मना लो, खुशी मना। अरे धूप और छाया कुछ नहीं देती, अरे धूप और छाया कुछ नहीं देती, और खेत मेहनत
अरे अपने खेत में करे किसानी और घटना घटी वहाँ एक बयान। अरे लगो फावड़ा एक खेती पर एक जगह पे पड़ो फावड़ा। अरे रहो नरेश अरे कुछ पत्थर सा उस समय अरे लो है वाको महामाया के गौतम लाल नाथ रे दुनिया में सीन फंस जाता है, ज्यादा ताकत लगाता है तो क्या देखता है एक पत्थर सा उसमें फंसा हुआ है और बाहर निकालता है। जब बाहर निकाल के देखा है तो उस घास के नीचे दबी हुई एक ईंट मिलती है। वो देखता है वो चमक रही है। किस प्रकार से? कि तारी नजरी जाबा ईटा फेर मेरे और देखत ध्यान कारी स्वर्ण सी चमकती ईटा रे मेरी बहन। कोई सुनो बचन चिता लाई देखी तरसिए आज मेरे भैया मन पौनर सहेला परेशान हो गया। सोचने लगा ये है तो है क्या, चलते हैं देखते, चल करके घर ले चलेंगे और अपनी पत्नी को दिखाएंगे। पता नहीं ये क्या है। हेलो पता नहीं। आज खेतों में हम मेहनत कर रहे थे, अचानक से एक पत्थर मिला है, पता नहीं क्या है। ये बिल्कुल ईंट जैसा लग रहा है। चलो अपनी पत्नी से पता करेंगे, देखेंगे, साफ करेंगे, तब पता लगेगा ये क्या है और किस चीज का है। आज नरेश ने सोच करके अपना फावड़ा उठा लेता है हाथों में और वो घास
उठा करके कोने में डाल देता है, वहीं पे काम रोक करके जो है अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाता है। श्रोता बंधुओं, वो वही पत्थर लेकर के अपने घर पहुंचा। श्रोता बंधुओं, और कुछ नहीं था। उसकी पत्नी ने देखा तो उसकी और सफाई की, तो क्या था वो? एक स्वर्ण धातु से निर्मित एक ईंट। उसकी पत्नी ने जो ही देखा कि स्वर्ण की ईंट है। नरेश ये सुन करके क्या हुआ? जो ही पत्नी ने कहा ये सोने की ईंट है, कि यार सुनी पत्नी की बात रे, वक भावो अचंभा सबके खुदी हमारी। जो ही उधर सुना इधर महेश अपने घर में है, उधर नरेश की पत्नी ने जब कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या कहा कि स्वामी ये उनके खेत में मिली है, तो ये ईंट जो है उनको दे करके आओ, क्योंकि उनके खेत में मिली है। तुम्हारा ये तय हुआ था मामला कि जो फसल होगी वो तुम्हारी, उसमें कोई बड़ी संपत्ति मिल जाएगी, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जाओ। आज नरेश अपने घर से चल देता, उस ईंट को लेकर के महेश के घर की तरफ पहुंचता है। श्रोता बंधु, इतनी ईमानदारी, आज किसी के 50 रुपए गिर जाते हैं, अगर कोई पा जाता है तो चुपके से अपने जेब में रख लेता है। लेकिन उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, नरेश भी तैयार हो गया। सोने की ईंट पाने के बाद में वो महेश को वापस करने के लिए महेश के घर आता है। महेश के घर पहुंचा, महेश उठ करके खड़ा हो गया। अरे भैया क्या बात है? नरेश कहने लगा, भैया क्या बात बताऊं भैया? सुनो भैया सुनो, एक दिन आप अपने खेतों पर जाकर के कुछ मेड़ को सही कर रहे थे, और वहां पर जब गए तो अचानक ये ईंट आपके खेतों में जो है फावड़े के नीचे आ गई, और जब ताकत लगाई तो ये ऊपर आई है। भैया ये आपके खेतों से मिली है, इसे आप स्वीकार करें भैया। महेश कहने लगा, रे भैया ये ईंट मैं स्वीकार कर लूं? हाँ भैया, ये गलत बात है, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। अगर हमें मिलनी होती तो आज तक मैं खेत में खेती करता था तो हमें मिलती। ये तुम्हारी किस्मत से, तुम्हारी मेहनत से तुमको मिली है। इस ईंट पे अधिकार हमारा नहीं, इस ईंट पे अधिकार तुम्हारा है, इसलिए अपने पास रख लो। नहीं भैया, ये हमारी किस्मत से नहीं मिली, लेकिन ये आपके खेतों में मिली है भैया, इसलिए इस ईंटा पर हक आपका है, इसे आप रखें अपने पास। आज श्रोता बंधुओं दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे, बहस करने लगे।
नरेश कहता है ये ईंट हमारी नहीं तुम्हारी है, महेश कहता है ईंट हमारी नहीं तुम्हारी है। कोई भी उस ईंट को लेने के लिए तैयार नहीं। इतने ईमानदार लोग, इतनी ईमानदारी महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में, और महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के प्रजा के लोग इतने ईमानदार कि जरा सी बेईमानी उनके दिल में नहीं है। आज आपस में बहस होने लगी। किस प्रकार से श्रोता बंधु कि महेश ने जब ईंट दिखाई है और नरेश ने तुरंत इनकार किया, और नरेश ने महेश को देनी चाहिए, तो महेश ने भी दोनों आपस में बहस करे, ना कोई लेने वाला है। आज उस सीट को लेने वाला कोई नहीं है। दोनों आपस में बहस करे, ना कोई लेने वाला है। ऐसा लगता उन दोनों की अग लगा पुष्प पर। नहीं तुम्हारी है। आपस में बातों में बहस बढ़ गई। भैया ये मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हारी है, तुम अपने पास रखो। नहीं भैया ये ईंट तुम्हारी है। अरे भैया मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हें मिली है, तुम्हारी किस्मत से ये तुम्हारी है। नहीं भैया ये ईंट आपके खेतों में मिली है। अरे भैया इस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें मिली है, तुम अपने पास रखो। नहीं भैया इसे आप अपने पास में रखें। जब ज्यादा बहस होने लगी तो दोनों ने कहा भैया अगर तुम नहीं लेना चाहते हो, वो कहने लगा अगर तुम नहीं लेना चाहते हो तो चलो महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चलेंगे। अब इसका फैसला महाराज खुद करेंगे, जो न्याय होगा वो हम लोग मंजूर करेंगे। आज महेश कहने लगा ठीक है चलो। ठीक है भैया चलो। आज दोनों चल देते हैं, महेश और नरेश। आओ भैया। और ये 20 रुपए प्रमोद ड्राइवर कस्बा नगला से, 20 रुपए मनोज कुमार नगला करण से, 20 रुपए आदेश मुनीम जी नगडरू से, 20 रुपए राजेश ड्राइवर नगला कस्बा से नगला करण, और 20 रुपए राजा हरिश्चंद्र नगला करण, 50 रुपए टिंकू साक सैदपुर, 100 रुपए शिवराज सिंह साक नगडरू, 100 रुपए सुरेंद्र सिंह साक नगडरू सनाप देव सिंह, 101 रुपए विपिन साक सनाप छोटे लाल सैदापुर, और 10 रुपए गुड्डू रंगीला नगडरू, 10 रुपए सुरेंद्र ठेकेदार नगडरू, और 10 रुपए सुरेंद्र अकेला शहबाजपुर से। ये सभी लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्रोता बंधुओं आज जो है महेश और नरेश दोनों चल देते महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की तरफ कि अरे धीरे धीरे दोनों, कि धीरे धीरे दोनों और राजभवन को चली गई।
साथी और धीरे धीरे जाए रहे आपस में बतनाई आपस में बतनाई अरे ये कहीं के कारण भैया धीरे धीरे अब धीरे धीरे अब तो राजभवन को खाली कर इधर क्या होता श्रोता बंधुओं कि दरबार लगा महाराजा का। इधर श्रोता बंधुओं कि दरबार लगा महाराजा का और बैठे सारे दरबारी। दरबार लगा महाराजा का बैठे सारे दरबारी और तलवारों से तलवार फेंकते में मधुरी बड़ी बड़ी मोटे हर राजा की और अरे मैंने कतीले भोए सोने नंद कतीले भुए तिरछी पुने ननद अरे बुद्धिमान अतिशय बलशाली आजा बहुत श्रोता बंधुआ दरबार लगा हुआ उधर क्या होता है गौरी दोनों आए हैं द्वार पे आवाज लगाई है। द्वारपाल खड़े, द्वारपालों ने पूछा कहो भैया तुम कौन हो? द्वारपालों ने कहा कौन हो? आज कहने लगा हम नरेश किसान हैं। सेनापति ने आवाज सुनी, तुरंत सेनापति निकल कर बाहर आया, नरेश से कहने लगा रे नरेश कहो क्या बात है? तुम दोनों लोग बड़े ही जो है निराश नजर आ रहे हो, क्या बात है? आओ। आज नरेश कहने लगा सुनो सेनापति, आज निराश क्या, भैया के खेतों पे मैं काम कर रहा था और भैया से ठेके पर इनका खेत ले रखा है और वहां पर एक दिन मेड़ ऊंची कर रहे थे
उसी दिन अचानक ये ईंट जो है फावड़े के नीचे आ गई और फावड़े में फंस करके ऊपर आई तो ये स्वर्ण ईंटा निकली है सेनापति। इसीलिए भैया को हम देना चाह रहे हैं, लेकिन भैया इसे लेना नहीं चाह रहे हैं। अरे तुम इन्हें देना चाह रहे हो, लेना नहीं चाह रहे हैं? आओ महाराज के पास आओ, महाराज अभी फैसला कर देंगे। आ जाओ। आज दोनों किसान महाराज के पास आए और झुक करके चरणों में प्रणाम किया है। जय और मंगल हो प्रजावासियों, जय और मंगल हो। बोलो क्या बात है, क्या फरियाद लेकर आए हो? बोलो। आज नरेश कहने लगा, महाराज हाँ सबकी बात है महाराज, आपको तो पता है गरीबी में झेल रहे हैं हम, लेकिन हमारे पास खेती ना होने के कारण अपने भैया के पास में गए और इनसे ठेके पर खेत लिया और ठेके पर खेत लेने के बाद में महाराज इनके खेतों पर एक दिवस हम काम कर रहे थे, अपनी मेड़ को ऊंची कर रहे थे। उसी समय महाराज फावड़े के नीचे ये ईंटा आ गई और जब फावड़े के नीचे ईंटा आ गई तो फंस करके महाराज ये ऊपर निकली और ऊपर जब हम इसे देखे तो ये स्वर्ण ईंटा है। आज कहने लगा नरेश, महाराज जब इस ईंट को निकाल करके हम घर ले गए, जब पता लगा ये स्वर्ण की है, ये सोने की है, तो इनके खेत में निकली, मैं इनको दे रहा हूँ, लेकिन ये भैया जी कह रहे हैं मैं नहीं लूंगा। ये लो भैया, ये लो। अरे महेश कहने लगे, नहीं भैया मैं नहीं लूंगा, ये ईंट हमारी नहीं, ये तुम्हें मिली है, ये तुम्हारी है। महाराज सेनापति आगे बढ़ा, कहने लगा, महाराज आज मैंने ऐसा फैसला आज तक कहीं नहीं देखा। एक सोने की ईंट और दो व्यक्ति आपस में झगड़ रहे हैं। आज तक तो मैंने किसी चीज को पाने के लिए झगड़ते देखा है लोगों को, लेकिन ये सोने की ईंट ना तो ये लेना चाहता है ना तो ये लेना चाहता है। ऐसा व्यक्ति मैंने कहीं देखा नहीं, ऐसे व्यक्ति हमने आज तक कहीं नहीं देखे। आज चंद्रगुप्त मौर्य कहने लगे, सेल्यूकस, सेनापति सेल्यूकस, मेरा आदेश है, तुम तो बहुत दिन सिकंदर के राज्य में सेनापति के पद पर कार्य किए हो। जिस प्रकार से सिकंदर न्याय करता था, फैसला सुनाता था, ये फैसला मैं तुमको सौंप रहा हूं। ये फैसला तुमको करना है, जो उचित फैसला हो वो फैसला तुम ही करो। जैसी महाराज की आज्ञा। अरे भैया दोनों लोग इधर आओ, इधर आओ दोनों लोग। आज सेनापति ने पास में बुलाया, कहने लगा, भैया तुम दोनों लोग ईंट लेना नहीं चाह रहे, अरे तुम ले लो। अरे भैया इधर महेश से कहने लगा, अरे तुम ले लो। आज दोनों नहीं ले रहे, बड़ा परेशान हो गया सेनापति। महाराज से कहने लगा, महाराज। हाँ सेनापति जी। अरे महाराज ये दोनों लोग ले नहीं रहे, कोई ईंटा नहीं ले रहे। महाराज कहने लगे, सेनापति सेल्यूकस आप बताइए क्या किया जाए। जब ये दोनों लोग तैयार नहीं तो क्या किया जाए। आज सेल्यूकस कहने लगा, महाराज हमारे राजा सिकंदर जो थे, जिस चीज का अधिकारी कोई नहीं होता था, जिस चीज का अधिकारी कोई नहीं होता था, उस चीज को राजकोष में जमा कर दिया जाता था। इस ईंट को ना तो ये लेना चाहते हैं, न नरेश न महेश, तो इस ईंट को राज्य के खजाने के कोष में जमा कर दिया जाए। जो ही इतना सुना, तुरंत कहने लगे महाराज चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं ये न्याय नहीं, ये तो अन्याय है। इनको मिली है मेहनत करके और इनके खेत में, इस पे राजा का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। इन दोनों को तो अधिकार है, लेकिन राजा का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है तुम बैठ जाओ। आज सेनापति बैठ जाता है। महाराज
नरेश और महेश को अपने पास में बुलाते हैं, दोनों पैरों के पास में बैठ जाते हैं हाथ जोड़ करके। महाराज जी ने पहले महेश से पूछा, महेश ये बताओ कि तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है? महेश कहने लगा, महाराज हमारे परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा। महाराज चंद्रगुप्त कहने लगे, बताओ तुम्हारे पुत्र की उम्र कितनी होगी? महेश कहने लगा, महाराज वही कोई 20-21 वर्ष की उम्र होगी। महाराज कहने लगे, ठीक है। नरेश से सवाल करते हैं, बोलिए महाराज। बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? महाराज हमारे परिवार में हम 3 प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं। एक तो हमारी पत्नी है और एक बिटिया और तीसरी हम। महाराज कहने लगे, बताओ तुम्हारे बेटी की उम्र कितनी होगी? महाराज हमारी बिटिया की उम्र अभी करीब 17 या 18 वर्ष की होगी महाराज। इसका मतलब शादी योग्य। हाँ। तो ऐसा करे नरेश कि जब तुम्हारी बिटिया जवान है ही तो उसकी शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही होगी। सही कहा महाराज। और महेश तुम्हारा लड़का जवान है, तुम भी उसकी शादी कहीं ना कहीं तो करोगे। और ये ईंट जो है, अच्छा एक बार फिर से बताओ महेश, तुम ये ईंट लेना चाहते हो? नहीं लोगे? नरेश ये तुम बताओ। तो महाराज अगर हमको लेना होता तो यहाँ तक नहीं आते महाराज। चलो कोई बात नहीं, ना तुम लो और ना तुम लो, लेकिन मेरी एक बात है, सुनो, मैं फैसला कर रहा हूँ। बोलो। तुम्हारी बिटिया की शादी कहीं ना कहीं तो जरूर होगी। होगी महाराज कहीं। और महेश तुम्हारे पुत्र की भी शादी कहीं ना कहीं होगी। तो ऐसा करो, महाराज नरेश से कहने लगे, नरेश तुम अपनी पुत्री की शादी महेश के पुत्र से कर दो और इस ईंट को दहेज के रूप में अपनी बिटिया को दे देना। इस ईंट का जो है झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और जिसका अधिकारी, इस ईंट का अधिकारी जो है ये वहां पहुंच भी जाएगी। ना ये लेना चाहते ना तुम लेना चाहते हो। तो ऐसा करो, इनके पुत्र के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर दो और अपनी बिटिया को जो है ईंट दहेज के रूप में दे देना। बोलो मंजूर है? ठीक है महाराज। इतना सुना नरेश और महेश ने, सेनापति उठ करके खड़ा हो गया। महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। आज तक मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, आपने ऐसा फैसला, ऐसा न्याय कोई राजा नहीं कर सकता महाराज, कि झगड़ा भी शांत हो गया और ईंट जो लेना नहीं चाहते थे वो ईंट भी ले रहे हैं महाराज। और क्या बोला है, सेनापति और नरेश महेश दोनों जय जयकार करने लगे। कैसे कि प्रजा के पालनहार हो तुम, कि प्रजा के पालनहार हो तुम, महाराज तुम्हारी जय हो। सबके प्राण आधार हो, हम सबके प्राण आधार हो, महाराज तुम्हारी
ऐसे न्याय प्रिय धर्म प्रिय राजा हुआ करते थे, तब ये हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। श्रोता बंधु, आज महाराज चंद्रगुप्त ने ऐसा न्याय किया, सारे प्रजा के लोग जो है खुश हो गए और प्रसन्न हो गए।